किंग कॉन्ग झील के किनारे पानी पीने ही वाला था कि अचानक एक रहस्यमयी जीव ने उस पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में दर्जनों विशाल जीव उस पर टूट पड़े, लेकिन उन्होंने गलत दुश्मन चुन लिया था। कॉन्ग ने गुस्से से दहाड़ लगाई और अपने विशाल पैर से एक दैत्याकार ऑक्टोपस का सिर कुचल दिया। इस द्वीप पर कॉन्ग ही एकमात्र राजा था। शिकार खत्म करने के बाद उसने उस विशाल जीव को उठाया और आराम से खाने लगा। यह दृश्य देखकर पास खड़े सैनिक डर के मारे कांप उठे। अपनी सुरक्षा के लिए वे तुरंत जंगल की ओर भाग गए। तभी एक सैनिक आराम करने के लिए बैठा, लेकिन उसके नीचे पड़ी सूखी लकड़ी अचानक हिलने लगी। जल्द ही उसे पता चला कि वह लकड़ी नहीं, बल्कि एक विशाल कीड़ा था जो खुद को लकड़ी की तरह छिपाने में माहिर था। ऐसा लग रहा था कि वह जीव हमला करने ही वाला है। सैनिकों ने तुरंत अपनी बंदूकें उठाईं और उस पर गोलियों की बौछार कर दी। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर गोलियों से भर गया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। तभी अचानक वह विशाल कीड़ा भागने लगा, जैसे उसने किसी और भी खतरनाक चीज को देख लिया हो। सैनिकों को भी महसूस हुआ कि उनके पीछे कुछ मौजूद है। जैसे ही वे पीछे मुड़कर देखने वाले थे, उन्हें एहसास हुआ कि यह तो उस रहस्यमयी द्वीप पर रहने वाले जीवों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इस द्वीप पर रहने वाले लगभग सभी जीव सामान्य दुनिया के जीवों से कई गुना बड़े थे। इंसानों के लिए यह जगह किसी मौत के जाल से कम नहीं थी। लेकिन सवाल यह था कि सैनिक यहां आए ही क्यों थे? दरअसल कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने उपग्रह तकनीक की मदद से दक्षिण प्रशांत महासागर में एक रहस्यमयी द्वीप खोजा था। यह द्वीप बरमूडा ट्रायंगल जितना रहस्यमयी माना जाता था। यहां आने वाले जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे। इसी वजह से लोगों ने इस जगह को एक खतरनाक और अज्ञात द्वीप का नाम दिया था। गुप्त सरकारी दस्तावेजों के अनुसार पुराने परमाणु परीक्षणों का असली उद्देश्य भी इसी क्षेत्र में मौजूद किसी अज्ञात जीव को खत्म करना था। वैज्ञानिकों का मानना था कि इस द्वीप पर ऐसी कई चीजें छिपी हो सकती हैं जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा। इसी लालच और जिज्ञासा के कारण सरकार ने इस द्वीप की खोज की अनुमति दे दी। मिशन की सुरक्षा के लिए सेना को भी साथ भेजा गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पूरा द्वीप साल भर भयंकर तूफानों से घिरा रहता था। मिशन के कमांडर ने फैसला किया कि वे सीधे तूफान को पार करके द्वीप तक पहुंचेंगे। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद हेलीकॉप्टरों का बेड़ा उस रहस्यमयी द्वीप की ओर रवाना हो गया। हेलीकॉप्टरों का बेड़ा तेज तूफान को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही वे तूफान के अंदर पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण तूफान नहीं है। चारों तरफ बिजली चमक रही थी और तेज हवाएं हेलीकॉप्टरों को इधर-उधर फेंक रही थीं। कुछ ही पलों में सभी हेलीकॉप्टर अपनी सीमा तक पहुंच गए। चेतावनी अलार्म लगातार बजने लगे और ऐसा लग रहा था कि मिशन यहीं खत्म हो जाएगा। सौभाग्य से टीम के अनुभवी पायलटों ने हार नहीं मानी। अपने वर्षों के अनुभव की मदद से उन्होंने हेलीकॉप्टरों को संभाला और आखिरकार पूरी टीम उस भयानक तूफान को पार करने में सफल हो गई। लेकिन जब वे द्वीप के अंदर पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर सभी हैरान रह गए। जिस जगह को वे मौत का द्वीप समझ रहे थे, वह किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और अद्भुत प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहे थे। जल्द ही टीम ने उतरने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढ लिया। वैज्ञानिकों ने तुरंत अपना उपकरण तैयार किया और द्वीप की संरचना का अध्ययन शुरू कर दिया। सैनिकों ने शक्तिशाली विस्फोटक संकेतक जमीन पर गिराने शुरू किए ताकि उनकी तरंगें पूरे द्वीप के अंदर तक पहुंच सकें और उसके नीचे की संरचना का पता लगाया जा सके। जांच के दौरान वैज्ञानिकों को एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। उन्हें पता चला कि द्वीप के नीचे बहुत बड़ा खाली क्षेत्र मौजूद है। यह खोज बेहद रहस्यमयी थी, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और समझ पाते, चारों तरफ लगातार हो रहे विस्फोटों ने पूरे इलाके को युद्ध के मैदान जैसा बना दिया। इसी दौरान अचानक सैनिकों के सामने एक विशाल छाया दिखाई दी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले एक विशाल पेड़ हवा में उड़ा और सीधे एक हेलीकॉप्टर को चीरता हुआ निकल गया। हेलीकॉप्टर आग की लपटों में घिरकर नीचे गिरने लगा। इसके बाद एक विशाल हाथ ने दूसरे हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया। सैनिकों ने खिड़की से बाहर देखा और पहली बार अपने हमलावर की असली झलक देखी। वह कोई साधारण जीव नहीं था। वह एक विशालकाय गोरिल्ला था, जिसकी ऊंचाई पहाड़ जैसी थी। यही था इस द्वीप का असली राजा, किंग कॉन्ग। कॉन्ग इंसानों को अपने घर के लिए खतरा समझ चुका था। उसे लग रहा था कि ये लोग उसके द्वीप को नष्ट करने आए हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर उसके करीब आए, उसने बिना किसी डर के हमला शुरू कर दिया।
सैनिकों ने मशीनगनों से फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन गोलियां कॉन्ग की मोटी चमड़ी को छू तक नहीं पा रही थीं। उनका हर हमला पूरी तरह बेकार साबित हो रहा था। इसके बाद कॉन्ग ने अपनी पूरी ताकत दिखानी शुरू कर दी। उसने एक हेलीकॉप्टर को मुक्का मारकर हवा में ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। कुछ ही मिनटों में आसमान आग, धुएं और गिरते हुए हेलीकॉप्टरों से भर गया। सैनिक घबराकर पीछे हटने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कॉन्ग ने एक के बाद एक कई हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर दिया और पूरा मिशन बिखर गया। जो लोग बच पाए वे अलग अलग समूहों में जंगल के अंदर गिर पड़े। अब उनके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी तरह जीवित रहना। कॉन्ग के हमले के बाद पूरा अभियान बिखर चुका था। हेलीकॉप्टर नष्ट हो चुके थे और बचे हुए लोग अलग अलग समूहों में जंगल के भीतर फंस गए थे। अब उनके पास न तो कोई सुरक्षित रास्ता था और न ही बाहरी दुनिया से संपर्क करने का कोई साधन। स्थिति को समझते हुए टीम के कुछ सदस्य निर्णय लेते हैं कि उन्हें द्वीप के उत्तरी हिस्से तक पहुंचना होगा। वहीं कुछ दिनों बाद बचाव दल आने वाला था। अगर वे वहां तक पहुंच गए तो शायद जीवित वापस जा सकें। जंगल के अंदर आगे बढ़ते हुए उन्हें ऐसी चीजें दिखाई देने लगती हैं जिन्हें देखकर किसी का भी विश्वास टूट जाए। उनके सामने एक विशाल भैंसा दिखाई देता है, जिसका आकार सामान्य जानवरों से कई गुना बड़ा था। उसे देखकर सैनिक घबरा जाते हैं और तुरंत हथियार तान लेते हैं, लेकिन टीम का एक सदस्य उन्हें रोक देता है। वह समझ जाता है कि यह जीव शाकाहारी है और इंसानों को नुकसान पहुंचाने नहीं आया। विशाल भैंसा कुछ देर उन्हें देखता है और फिर शांतिपूर्वक जंगल में चला जाता है। यह देखकर सभी को एहसास होता है कि इस द्वीप पर हर बड़ा जीव खतरनाक नहीं है, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। रेडियो से संपर्क करने की कोशिश बार बार असफल हो रही थी। द्वीप के चारों ओर मौजूद तूफान सभी संचार संकेतों को रोक रहा था। इसी दौरान वैज्ञानिक रैंडा अपने गुप्त संगठन के बारे में बताते हैं। वह खुलासा करते हैं कि वे मोनार्क नामक संगठन से जुड़े हैं। यह संगठन वर्षों से ऐसे विशालकाय जीवों की खोज कर रहा है जो कभी पृथ्वी पर राज किया करते थे। रैंडा का मानना था कि पृथ्वी के भीतर एक दूसरी दुनिया मौजूद है और यह रहस्यमयी द्वीप शायद उसी दुनिया का एक प्रवेश द्वार हो सकता है। आगे बढ़ते हुए टीम को कुछ अजीब संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये संरचनाएं किसी प्राचीन सभ्यता की लग रही थीं। जैसे ही वे पास पहुंचते हैं, अचानक दर्जनों स्थानीय निवासी उन्हें घेर लेते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। तनाव इतना बढ़ जाता है कि किसी भी पल लड़ाई शुरू हो सकती थी। लेकिन तभी भीड़ में से एक व्यक्ति बाहर आता है। उसका नाम था हैंक मार्लो। हैंक धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहा था। वह बताता है कि वह अमेरिकी वायुसेना का पायलट है और कई दशक पहले उसका विमान इस द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तब से वह यहीं रह रहा है। हैंक की मध्यस्थता के बाद स्थानीय लोग अपने हथियार नीचे कर देते हैं। धीरे धीरे माहौल शांत हो जाता है और टीम को गांव के अंदर ले जाया जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ सैनिक छिपकर कॉन्ग को देख रहे होते हैं। कॉन्ग एक झील के किनारे खड़ा था। उसकी भुजा पर घाव साफ दिखाई दे रहे थे, जो हेलीकॉप्टरों के साथ हुई लड़ाई के निशान थे। कॉन्ग पानी पीने के लिए झुकता है, लेकिन अचानक वह अपना विशाल हाथ झील के भीतर डाल देता है। अगले ही पल पानी के भीतर से एक विशाल ऑक्टोपस बाहर निकल आता है। कुछ ही सेकंड में दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। ऑक्टोपस अपनी विशाल भुजाओं से कॉन्ग को जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग इस द्वीप का सबसे शक्तिशाली शिकारी था। आखिरकार वह उस समुद्री दैत्य को मार गिराता है और उसे अपने भोजन के रूप में उठा ले जाता है। यह दृश्य देखकर सैनिकों को पहली बार एहसास होता है कि कॉन्ग सिर्फ एक राक्षस नहीं है, वह इस द्वीप की खाद्य श्रृंखला के सबसे ऊपरी स्तर पर मौजूद जीव है। गांव में पहुंचने के बाद हैंक मार्लो सभी को इस द्वीप का सबसे बड़ा रहस्य बताने का फैसला करता है। वह उन्हें एक पवित्र स्थान पर ले जाता है, जहां दीवारों पर बने चित्र कई पीढ़ियों की कहानी बयान करते हैं। स्थानीय लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उन्होंने अपने इतिहास को इन चित्रों के माध्यम से सुरक्षित रखा है। हैंक बताता है कि कई साल पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसका विमान इस द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसी समय एक जापानी विमान भी यहां गिरा था। दोनों पायलटों के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी, लेकिन तभी एक विशालकाय प्राणी उनके सामने आ गया। वह प्राणी था किंग कॉन्ग। हैंक के अनुसार कॉन्ग ने कभी इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि स्थानीय लोगों ने उसे अपने रक्षक और देवता के रूप में स्वीकार कर लिया था। लेकिन असली सच्चाई इससे भी ज्यादा डरावनी थी।
हैंक बताता है कि कॉन्ग इस द्वीप का राजा जरूर है, लेकिन वह यहां का सबसे बड़ा खतरा नहीं है। द्वीप के नीचे गहराई में एक और प्रजाति रहती है, भयानक और खूंखार राक्षस, जिन्हें स्थानीय लोग सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। ये जीव बेहद चालाक, हिंसक और निर्दयी होते हैं। अगर कॉन्ग उन्हें न रोके तो वे पूरे द्वीप को तबाह कर सकते हैं। हैंक आगे बताता है कि इंसानों द्वारा किए गए विस्फोटों ने इन राक्षसों को जगा दिया है। यानी जिस मिशन को वैज्ञानिक खोज समझ रहे थे, उसने अनजाने में द्वीप के सबसे खतरनाक जीवों को सक्रिय कर दिया था। फिर एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। हैंक बताता है कि इन राक्षसों के नेता ने वर्षों पहले कॉन्ग के पूरे परिवार को मार डाला था। इसी वजह से अब इस प्रजाति में सिर्फ कॉन्ग ही बचा है। हालांकि कॉन्ग अभी भी बढ़ रहा है और पहले से अधिक शक्तिशाली बन रहा है, लेकिन उसके दुश्मन भी कम खतरनाक नहीं हैं। दूसरी ओर हैंक एक उम्मीद की खबर देता है। वह बताता है कि उसने और उसके साथियों ने कई वर्षों की मेहनत से एक नाव तैयार की है। यदि उसका इंजन ठीक हो जाए तो वे 3 दिनों के भीतर द्वीप के उत्तरी हिस्से में पहुंच सकते हैं, जहां से बचाव संभव है। इसके बाद पूरी टीम नाव की मरम्मत में जुट जाती है। उधर फोटोग्राफर लीना द्वीप की तस्वीरें लेने निकलती है। उसे गांव की दीवारों पर पुराने युद्धों और हमलों के निशान दिखाई देते हैं। यह देखकर उसे एहसास होता है कि यह द्वीप वर्षों से लगातार संघर्ष झेलता आ रहा है। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात फिर से कॉन्ग से होती है। इस बार कॉन्ग किसी पर हमला नहीं कर रहा होता। वह एक फंसे हुए हेलीकॉप्टर को आसानी से उठाकर रास्ते से हटा देता है। उसकी ताकत देखकर लीना हैरान रह जाती है। धीरे धीरे उसके मन में कॉन्ग के प्रति डर की जगह सम्मान पैदा होने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ कर्नल पैकार्ड की सोच बिल्कुल अलग थी। वह अपने मारे गए सैनिकों को नहीं भूल पा रहा था। उसके लिए कॉन्ग एक रक्षक नहीं, बल्कि एक दुश्मन था, और वह किसी भी कीमत पर उससे बदला लेना चाहता था। यही बदले की भावना आगे चलकर पूरे द्वीप को एक और बड़े युद्ध की ओर धकेलने वाली थी। नाव का इंजन आखिरकार ठीक हो चुका था। अब टीम को केवल 3 दिनों के भीतर द्वीप के उत्तरी हिस्से तक पहुंचना था, जहां बचाव दल उनका इंतजार करने वाला था। इसलिए सभी लोग स्थानीय जनजाति को अलविदा कहकर अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक उनके रेडियो पर एक सिग्नल मिलता है। यह सिग्नल कर्नल पैकार्ड और उसके बचे हुए सैनिकों का था। दोनों समूह एक दूसरे की स्थिति जान लेते हैं और मिलने का फैसला करते हैं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक आसमान से एक विशाल और खतरनाक पक्षी हमला कर देता है। वह इतनी तेजी से नीचे आता है कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता, और एक सैनिक को अपने पंजों में दबाकर हवा में उठा ले जाता है। टीम के लोग गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही सेकंड में वह पक्षी अपने शिकार को हवा में ही चीरकर मार डालता है। यह देखकर सभी समझ जाते हैं कि इस द्वीप पर मौत किसी भी दिशा से आ सकती है। इसके बाद वे अपनी नाव किनारे लगाकर पैदल आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। कुछ समय बाद उनकी मुलाकात आखिरकार कर्नल पैकार्ड के समूह से हो जाती है। लेकिन यहां एक नई समस्या पैदा हो जाती है। वैज्ञानिक और बाकी लोग जल्द से जल्द बचाव बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, जबकि कर्नल पैकार्ड की सोच कुछ और ही होती है। पैकार्ड अब भी कॉन्ग को अपने सैनिकों की मौत का जिम्मेदार मान रहा था। उसके मन में बदले की आग लगातार बढ़ती जा रही थी। वह किसी भी कीमत पर कॉन्ग को मारना चाहता था। जल्द ही टीम एक विशाल घाटी में पहुंचती है। यह जगह बेहद डरावनी थी। चारों ओर विशाल हड्डियां बिखरी हुई थीं। पहली नजर में ऐसा लग रहा था जैसे किसी दैत्याकार कब्रिस्तान में आ गए हों। तभी उन्हें पता चलता है कि यह वही स्थान है जहां कभी कॉन्ग का परिवार रहता था। घाटी के बीचों बीच मौजूद सबसे बड़ी हड्डियां वास्तव में कॉन्ग के माता पिता के अवशेष थे। यह दृश्य देखकर सभी को एहसास होता है कि कॉन्ग ने अपने जीवन में कितना कुछ खोया है, लेकिन पैकार्ड पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। उसके लिए केवल बदला मायने रखता था। टीम आगे बढ़ना जारी रखती है, लेकिन अचानक एक छोटी सी गलती उन्हें मौत के मुहाने पर पहुंचा देती है। एक सैनिक अपनी सिगरेट नीचे फेंक देता है। जमीन पर गिरते ही विस्फोट हो जाता है और पूरी घाटी में तेज आवाज गूंज उठती है। यह आवाज किसी और तक भी पहुंच चुकी थी। कुछ ही क्षणों बाद चारों तरफ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। सभी लोग तुरंत छिप जाते हैं और फिर पहली बार वे उस असली खतरे को देखते हैं
जिसके बारे में हैंक मार्लो ने उन्हें चेतावनी दी थी। एक विशाल, भयानक और डरावना प्राणी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। यही था स्कल क्रॉलर। यह वही प्रजाति थी जिसने वर्षों पहले कॉन के परिवार को खत्म कर दिया था। सभी लोग सांस रोककर छिपे रहते हैं। किस्मत से वह राक्षस उन्हें देख नहीं पाता और कुछ देर बाद वहां से चला जाता है। लेकिन खतरा अभी टल्ला नहीं था। जल्द ही टीम के एक सदस्य की गलती से स्कल क्रॉलर फिर से सक्रिय हो जाता है और इस बार वह सीधे हमला कर देता है। अब इंसानों और उस दैत्याकार राक्षस के बीच एक भयानक संघर्ष शुरू होने वाला था। स्कल क्रॉलर अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका था। घने कोहरे के बीच से वह अचानक सैनिकों पर टूट पड़ता है। उसका आकार इतना विशाल था कि उसके सामने इंसान चींटियों जैसे लग रहे थे। सैनिक तुरंत गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन राक्षस पर उनका कोई खास असर नहीं होता। स्कल क्रॉलर तेजी से हमला करता है और कई सैनिकों को हवा में उछाल देता है। कुछ सैनिक उसके जबड़ों का शिकार बन जाते हैं। स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। तभी टीम आग और फ्लेमथ्रोवर का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। कुछ ही पलों में स्कल क्रॉलर आग की लपटों से घिर जाता है और भयानक चीख निकालता है। लेकिन यह जीत इतनी आसान नहीं थी। लड़ाई के दौरान विस्फोट होने लगते हैं और पूरा क्षेत्र धुएं और जहरीली गैस से भर जाता है। इस अफरा तफरी में टीम किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में सफल हो जाती है। हालांकि उन्हें अब समझ आ चुका था कि हैंक मार्लो ने इन राक्षसों के बारे में जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सच था। उधर कर्नल पैकार्ड की नफरत अब जुनून बन चुकी थी। उसे यकीन था कि कॉन को मारे बिना उसके मारे गए सैनिकों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जब टीम को पता चलता है कि जिस सैनिक को वे ढूंढ रहे थे वह मर चुका है, तब बाकी लोग वापस लौटने का फैसला करते हैं। लेकिन पैकार्ड पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वह अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर एक नई योजना बनाता है। उसका उद्देश्य अब सिर्फ एक था, किंग कॉन को मारना। रात होने पर पैकार्ड और उसके साथी एक झील के पास पहुंचते हैं। वहां वे बड़ी मात्रा में पेट्रोल फैलाते हैं और चारों ओर विस्फोटक लगा देते हैं। इसके बाद वे जानबूझकर विस्फोट करते हैं ताकि कॉन का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो। योजना काम कर जाती है। कुछ देर बाद दूर से कॉन का विशाल शरीर उनकी ओर बढ़ता दिखाई देता है। कॉन को देखते ही पैकार्ड के चेहरे पर बदले की मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि आखिरकार उसका दुश्मन उसके जाल में फंस चुका है। जैसे ही कॉन झील में प्रवेश करता है, पैकार्ड मशाल फेंक देता है। पूरा पानी अचानक आग के समुद्र में बदल जाता है। कुछ ही क्षणों में भयंकर विस्फोट होते हैं। कॉन्ग चारों तरफ से आग में घिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे इस बार वह बच नहीं पाएगा, लेकिन कॉन्ग हार मानने वालों में से नहीं था। वह पूरी ताकत लगाकर आग के बीच से बाहर निकल आता है। हालांकि लगातार हुए विस्फोटों ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था और अंततः वह जमीन पर गिर पड़ता है। अब पैकार्ड आखिरी वार करने के लिए तैयार था। वह बम लेकर आगे बढ़ता है और कॉन को खत्म करने ही वाला होता है। लेकिन तभी झील के भीतर से एक ऐसी दहाड़ सुनाई देती है जिसने सबको रोक दिया। पानी फटने लगता है और अगले ही पल एक विशाल राक्षस बाहर निकलता है। यह था स्कल क्रॉलर्स का सबसे शक्तिशाली नेता। वह वही जीव था जिसने सालों पहले कॉन्ड के परिवार को खत्म कर दिया था। अब असली युद्ध शुरू होने वाला था। एक तरफ घायल लेकिन शक्तिशाली किंग कॉन्ग, दूसरी तरफ स्कल क्रॉलर्स का राजा और बीच में फंसे हुए इंसान। झील से निकला विशाल स्कल क्रॉलर अब सभी के सामने खड़ा था। उसे देखकर कर्नल पैकार्ड को आखिरकार एहसास हो जाता है कि हैंक मार्लो सच कह रहा था। कॉन्ग इस द्वीप का दुश्मन नहीं बल्कि उसका रक्षक है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर मैसन वीवर और बाकी लोग सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगते हैं। कॉन्ग अभी भी पिछली लड़ाई और विस्फोटों से घायल था, जबकि स्कल क्रॉलर पूरी ताकत में दिखाई दे रहा था। तभी कर्नल पैकार्ड अपनी जान की परवाह किए बिना राक्षस का सामना करने का फैसला करता है। वह विस्फोटक उठाता है और अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने की तैयारी करता है, लेकिन स्कल क्रॉलर उसकी योजना को नाकाम कर देता है। कुछ ही पलों में पैकार्ड मारा जाता है और उसकी बदले की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। फाइल के आगे के घटनाक्रम में उसका अंत इसी संघर्ष के दौरान दिखाया गया है। अब मैदान में सिर्फ दो दैत्य बचे थे, किंग कॉन्ग और स्कल क्रॉलर का राजा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है।
स्कल क्रॉलर कॉन्ग के गले पर हमला करता है और उसे दबाने की कोशिश करता है। कॉन्ग जवाब में लगातार मुक्के बरसाता है, लेकिन उसका दुश्मन बेहद ताकतवर साबित हो रहा था। इसी दौरान मैसन वीवर पहाड़ी पर चढ़कर एक सिग्नल फ्लेयर छोड़ती है ताकि दूर मौजूद सहायता दल उनका स्थान देख सके। लड़ाई लगातार और खतरनाक होती जाती है। कॉन्ग एक विशाल लोहे की जंजीर और एंकर जैसी वस्तु का इस्तेमाल हथियार की तरह करने लगता है। यही उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। वह सिर्फ ताकतवर नहीं था, बल्कि अपने आसपास की चीजों को हथियार बनाना भी जानता था। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि स्कल क्रॉलर जीत जाएगा। वह कॉन्ग को जकड़ लेता है और उसे जहाजों के मलबे की ओर फेंक देता है। लेकिन तभी सहायता दल भारी मशीनगनों से हमला शुरू कर देता है। उनका हमला स्कल क्रॉलर का ध्यान भटका देता है और कॉन्ग को दोबारा उठने का मौका मिल जाता है। अब कॉन्ग पूरी ताकत से वापसी करता है। वह जंजीर का इस्तेमाल करके स्कल क्रॉलर को अपनी ओर खींचता है और लगातार हमले करता है। इसी दौरान मैसन वीवर झील में गिर जाती है। कॉन्ग यह देख लेता है। युद्ध के बीच भी वह उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है और अपने विशाल हाथों से उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। यह दिखाता है कि कॉन्ग सिर्फ एक राक्षस नहीं, बल्कि भावनाएं रखने वाला जीव भी है। लेकिन स्कल क्रॉलर अभी भी जिंदा था। वह फिर से हमला करता है और कॉन्ग को पीछे धकेलने की कोशिश करता है। अब अंतिम क्षण आ चुका था। कॉन्ग अपने दुश्मन को मजबूती से पकड़ लेता है। फिर वह एक बेहद शक्तिशाली हमला करता है और स्कल क्रॉलर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। लंबी और खतरनाक लड़ाई के बाद आखिरकार द्वीप सुरक्षित हो जाता है। कॉन्ग जीत चुका था। मैसन वीवर सुरक्षित थी और बाकी बचे लोग भी बचाव बिंदु तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। कुछ समय बाद हेलीकॉप्टर वहां पहुंचते हैं और सभी जीवित बचे लोगों को वापस सभ्यता की दुनिया में ले जाते हैं। जब सभी लोग द्वीप छोड़ रहे होते हैं, तब दूर पहाड़ों पर खड़ा कॉन्ग उन्हें चुपचाप जाते हुए देखता है। वह अब भी स्कल आइलैंड का राजा और रक्षक बना हुआ था। फिल्म के अंत में मोनार्क संगठन खुलासा करता है कि कॉन्ग इस दुनिया का एकमात्र टाइटन नहीं है। दुनिया में उसके जैसे और भी विशाल जीव मौजूद हैं और आने वाले समय में उनसे जुड़ी और भी बड़ी लड़ाइयां होने वाली हैं। कॉन्ग, स्कल आइलैंड हमें दिखाती है कि हर विशाल और डरावना दिखने वाला जीव राक्षस नहीं होता। कभी-कभी असली राक्षस हमारी गलतफहमियां और हमारा अहंकार होते हैं। कॉन्ग ने अपने घर और वहां रहने वाले जीवों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और इसी वजह से वह सिर्फ एक दैत्य नहीं, बल्कि स्कल आइलैंड का सच्चा राजा कहलाता है।